कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का हायर सेकेंडरी परीक्षा 2026 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि इकोनॉमिक्स का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। आप यहाँ पर डेली टू क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 80 अंक रहने वाला, टाइम 3 घंटे रहेगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा जिससे भी अच्छे अंक ला सकें यहाँ पर इकोनॉमिक्स के पेपर में। और आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आपका इकोनॉमिक्स का पेपर देख लेते हैं। पहले तो आपके निर्देश आएंगे। इस प्रश्न पत्र में कुल 23 प्रश्न सही प्रश्न आने वाला है, तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके इस तरह के यहाँ पर निर्देश रहेंगे। तो सबसे पहले तो आपके यहाँ पर जो पेपर है पूरा हम संपूर्ण उत्तर सहित करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आपका पूरा पेपर हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो आपके पहले तो यहाँ पर आते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए जो कि 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला था व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो आपका था व्यक्तिगत इकाई, बात राष्ट्रीय आय, साता पूर्ण रोजगार और दाता उपयुक्त सभी। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसका आंसर आपका व्यक्तिगत इकाई हो जाएगा। फिर आपका दूसरा था जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता। तो जब कुल उपयोगिता आपकी अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता आपकी क्या होती है, शून्य होती है। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता औसत लागत वक्र का आकार होता है यू अक्षर जैसा, और बात एक्स अक्षर की समांतर रेखा, एक्स अक्ष की समांतर रेखा, और साथ जेड अक्षर जैसा, और दाता वाई अक्ष की समांतर रेखा। तो यहाँ पर औसत लागत वक्र का जो आकार होता है वो होता है आपका यहाँ पर यू अक्षर जैसा। फिर आपका यहाँ पर चौथा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर चौथा आता है कृषि वस्तुओं के लिए कीमत न्यूनतम सीमा को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला है न्यूनतम समर्थन मूल्य। फिर आपका जो पांचवा आता है समूह की बनावट पर ध्यान न देना किस अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या है। तो आपका था व्यष्टि अर्थशास्त्र, बात समष्टि अर्थशास्त्र, सात दोनों की और दाता किसी की नहीं। तो समूह की बनावट पर ध्यान न देना किस अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या है। तो पाँचवें का आंसर आपका समष्टि अर्थशास्त्र हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर छठवां था भारत का केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो है आपका RBI, ठीक है। इस तरह से जो आपके सही विकल्प दिए गए 6 नंबर की वो कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। आपके प्रश्न 2 आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था एक व्यक्तिगत उपभोक्ता का व्यवहार, ठीक है, डॉट डॉट अर्थशास्त्र का एक अंग है। तो इसका आंसर आपका रहेगा व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। व्यष्टि आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपका दूसरा था कुल परिवर्तनशील लागत बराबर कुल लागत माइनस आपकी हो जाएगी कुल स्थिर लागत, ठीक है। कुल स्थिर लागत आपका इसका आंसर हो जाएगा कुल स्थिर लागत। और जो आपका आता है दीर्घकालीन कीमत को डॉट डॉट कीमत भी कहा जाता है। तो दीर्घकालीन कीमत को, ठीक है, आपकी सामान्य कीमत भी कहा जाता है। तो सामान्य आपका इसका आंसर रहेगा। और जो आपका यहाँ आता है चौथा राष्ट्रीय आय का अध्ययन व्यष्टि दृष्टिकोण से नहीं बल्कि समष्टि दृष्टिकोण से किया जाता है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर समष्टि हो जाएगा। और जो आपका यहाँ आता है पाँचवा राष्ट्रीय आय में केवल डॉट डॉट आय को सम्मिलित किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय में केवल, ठीक है, आपकी जो यहाँ पर जो दिया गया है राष्ट्रीय आय में केवल साधन आय को सम्मिलित किया जाता है। और जो आपका आता है 6वां रक्षा ब्याज भुगतान आदि पर किया जाने वाला व्यय डॉट डॉट व्यय है। तो रक्षा ब्याज भुगतान आदि पर किया जाने वाला व्यय आपका, ठीक है, गैर विकासात्मक व्यय है। तो आपका यहाँ पर गैर विकासात्मक हो जाएगा, ठीक है, गैर विकासात्मक आपका इसका उत्तर रहने वाला है। इस तरह से आपके रेगिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब प्रश्न 3 आता है सत्ता असत का चयन करके लिखिए जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था व्यष्टि अर्थशास्त्र में समूह का अध्ययन किया जाता है। तो पहला आपका असत्य रहेगा। और दूसरा था कीमत तथा मांग में हमेशा सीधा संबंध होता है। तो ये भी आपका असत्य रहेगा। अब हम यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं स्टूडेंट। तो तीसरा आपका यहाँ पर आता है कुल उत्पादन को MP से प्रदर्शित किया जाता है। तो तीसरा आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है स्टूडेंट, तीसरा आपका जो रहेगा कुल उत्पादन को MP से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। फिर चौथा आता व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो चौथा आपका यहाँ पर रहेगा सत्य। पाँचवा आता उपभोग फलन अपूर्ण रोजगार साम्य की व्याख्या करता है।
तो पाँचवा आपका 7 रहेगा। और छठवां तक बैंक दर बढ़ने पर विदेशी विनिमय दर देश के पक्ष में हो जाती है, तो छठवां आपका 7 रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपके 7 हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब प्रश्न चला था सही जुड़ी बनाइए, जो कि आपके स्तंभ में दी गई सही जुड़ी। पहली आती है एनएनपी। एनएनपी को आपको शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से मैच करना है। दूसरी आती है जीएनपी, तो इसको आपको सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मैच कर देना है। ठीक है, और जो आपकी आती है वस्तु विनिमय की कठिनाई, तो इसको आपको दोहरे संयोग का अभाव से मैच कर देना है। एमपीसी, इसको आपको सीमांत उपभोग प्रकृति से मैच कर देना है। केंद्रीय बैंक को आपको आरबीआई से मैच कर देना है। व्यावसायिक बैंक को आपको एसबीआई से मैच कर देना है। और मुद्रा का प्राथमिक कार्य को आपको विनिमय का माध्यम से मैच कर देना है, ये आपकी 7वीं। इस तरह से आपकी जो सही जुड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं, आपने अच्छे से याद कर ली होंगी। और यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब प्रश्न 5 आता है, एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए जो कि 7 नंबर के रहेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम लिखिए। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो आपका यहाँ पर दूसरा नाम है वो है आपका कीमत सिद्धांत। ठीक है, इसका आंसर आपका कीमत सिद्धांत हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। और दूसरा आता है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती तब कुल उपयोगिता क्या होगी? तब कुल उपयोगिता आपकी शून्य होगी, तो शून्य आपका इसका आंसर रहेगा। फिर तीसरा आता है, एक निश्चित समय में उत्पादित वस्तुओं की कुल मात्रा क्या कहलाती है? तो एक निश्चित समय में उत्पादित वस्तुओं की कुल मात्रा आपकी कुल उत्पादन कहलाती है, कुल उत्पाद। ठीक है, कुल उत्पाद आपका इसका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका था प्रति इकाई लाभ का सूत्र लिखिए। तो प्रति इकाई लाभ का सूत्र आपका होता है यहाँ पर, ठीक है, प्रति इकाई बराबर होता है आपका AR माइनस AC। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है। फिर आपका 5वां था व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का एक दूसरे से क्या संबंध है? तो 5वें का जो आपका आंसर रहेगा एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, एक दूसरे के पूरक हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपका तो GDP का पूरा नाम लिखिए। तो GDP का पूरा नाम होता है सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए सकल घरेलू उत्पाद, ये आपका आंसर रहेगा। और जो आपका आता मूल का संचय मुद्रा का कौन सा कार्य है? तो मूल का संचय आपको मुद्रा का द्वितीयक कार्य है। ठीक है, द्वितीयक आपका इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इस तरह से जो आपके एक शतवाक्य में उत्तर है वो कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब प्रश्न आपके आते हैं, सीमांत उपयोगिता का अर्थ लिखिए। और साथ ही आपका यहाँ पर दिया गया है अथवा मिश्रित अर्थव्यवस्था की 2 विशेषताएं लिखिए। तो पहले तो आप यहाँ पर सीमांत उपयोगिता का अर्थ देख लीजिए। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। साथ ही इसका सूत्र देख लीजिए। और अथवा का उत्तर देख लीजिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था की 2 विशेषताएं। फिर आपका 7वां आता उत्पादन संभावना वक्र का ढाल कैसा होता है, यह क्या बताता है? अथवा आता अवसर लागत की अवधारणा को समझाइए। तो पहले तो आप उत्पादन संभावना वक्र का ढाल कैसा होता है इसका उत्तर देख लीजिए, और अवसर लागत की अवधारणा देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं 8वां प्रश्न। तो स्टूडेंट आपका 8वां प्रश्न आता है, सीमांत लागत तथा औसत लागत में आपको 2 अंतर लिखना है। ठीक है, अथवा में आपको यहाँ पर परिवर्तनशील लागत का अर्थ लिखना है। तो पहले तो आप यहाँ पर सीमांत लागत और औसत लागत में देख लीजिए संबंध, और साथ ही परिवर्तनशील लागत से क्या आशा है इसका उत्तर देख लीजिए। और जो आपका था बाजार संतुलन का आशा समझाइए। अथवा आता मांग में कमी से कीमत कैसे प्रभावित होती है? तो ये आपका बाजार संतुलन का आशा यहाँ पर दिया गया है। और मांग में कमी देख लीजिए आप अथवा वाले का उत्तर। फिर आपका यहाँ पर दिया गया है 10वां सकल राष्ट्रीय उत्पाद से आप क्या समझते हैं? अथवा आता राष्ट्रीय आय को मापने की विधियों के नाम लिखिए। तो ये आपका यहाँ पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है इसका उत्तर देख लीजिए। एक वर्ष के दौरान किसी देश के सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को GNP कहते हैं। इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय भी शामिल होती है। और राष्ट्रीय आय को मापने की प्रमुख विधियाँ देख लीजिए, 3 विधियाँ दी गई, तीनों को याद करना है। फिर आपका यहाँ पर दिया गया RBI के आपको यहाँ पर 2 कार्य लिखना। अथवा आता एक देश का केंद्रीय बैंक की नीतियों से साख को नियंत्रित करता है। तो ये आपका 11वें प्रश्न का आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक की 2 कार्य और साख नियंत्रण की रीतियाँ, अथवा वाले का उत्तर रहेगा।
और जो आपके यहाँ पर दिया गया सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को परिभाषित कीजिए अथवा आता सामूहिक मांग से क्या आशा है। तो पहले तो आप सीमांत उपभोग प्रवृत्ति देख लीजिए, ठीक है। आय में होने वाले परिवर्तन के कारण उपभोग में जो परिवर्तन आता है उसके अनुपात को MPC कहते हैं, इसका सूत्र देख लीजिए। और सामूहिक मांग का अर्थ देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है राष्ट्रीय आय गणना की किन्हीं 2 विधियों के नाम लिखिए अथवा आता सरकारी बजट, ठीक है। सरकारी बजट के आपको 2 उद्देश्य लिखना है। तो राष्ट्रीय आय की गणना की आप 2 विधियाँ देख लीजिए, आय विधि और व्यय विधि। साथ ही सरकारी बजट के आप 2 उद्देश्य देख लीजिए। फिर आपका आता अल्पकाल तथा दीर्घकाल किसे कहते हैं अथवा आता बजट रेखा किसे कहते हैं। तो ये आपका अल्पकाल तथा दीर्घकाल दिया गया है, ठीक है। और बजट रेखा क्या है, तो इसका उत्तर भी देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 15वां प्रश्न। तो स्टूडेंट आपका 15वां प्रश्न आता अनादिमान वाक्य किसे कहते हैं अथवा आता अनादिमान मानचित्र किसे कहते हैं। तो हम 15वें प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। आपका 15वें प्रश्न का उत्तर रहेगा वक्र, वह वक्र जो 2 वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिसमें उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है, इसलिए वह उनके प्रति दृष्ट रहता है। साथ ही अनादिमान मानचित्र देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर दिया गया व्यष्टि अर्थशास्त्र की 3 विशेषताएं लिखना है अथवा आता किसी अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याओं को लिखिए। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की ये आपकी विशेषताएं दी गई, 3 विशेषताएं। साथ ही अथवा में आपकी अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय, ये आपकी समग्र मांग का अर्थ दिया गया। साथ ही निम्न मांग का उत्तर अथवा वाले का उत्तर भी देख लीजिए 18वें क्वेश्चन के। फिर आपको 19वां आता राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय में भेद कीजिए कोई 3 अथवा आता राजस्व घाटा तथा राष्ट्र कोटि घाटे में भेद कीजिए कोई 3। तो ये आपके यहाँ पर 19वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा और ये आपको 19वें के अथवा का उत्तर रहने वाला है। फिर आपका 20वां आता जब सीमांत उपयोगिता घटती है तब कुल उपयोगिता किस दर से बढ़ती है, चित्र द्वारा समझाइए। अथवा तब मांग की कीमत लोच की विभिन्न श्रेणियों की व्याख्या कीजिए। तो ये आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा और ये आपका मांग की लोच की श्रेणियाँ अथवा वाले का उत्तर। फिर आपका 21वां क्वेश्चन देख लीजिए और 21वें का जो अथवा वाला प्रश्न है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अथवा वाला उत्पादन फलन की संकल्पना को समझाइए। तो ये आपका यहाँ पर देख लेते हैं उत्तर, ठीक है। ये आपका 20वें क्वेश्चन का उत्तर हो गया, ठीक है। 21वें क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए और ये 21वें का अथवा का उत्तर देख लीजिए। फिर जो 22वां आता है सरकारी बजट को परिभाषित करते हुए उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए अथवा आता GST से क्या समझते हैं, पुरानी कर व्यवस्था के मुकाबले इसकी श्रेणियाँ की व्याख्या कीजिए। तो आप 22वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए, सरकारी बजट और विशेषताएँ, ठीक है। बजट आगामी वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित, ठीक है, प्राप्तियों और व्ययों का विवरण है। साथ ही इसकी विशेषताएं देख लीजिए और GST क्या है इसका उत्तर देख लीजिए। और फिर 23वां आपका यहाँ पर आता है 23वां क्वेश्चन, भुगतान संतुलन एवं व्यापार संतुलन में 4 अंतर लिखना है। अथवा वाला प्रश्न भी आप यहाँ पर देख लीजिए। तो ये आपका भुगतान संतुलन